हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, जैसे कि कल हमने दो टॉपिक कराए थे आपके लिए, सापेक्ष और निरपेक्ष आय परिकल्पना। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और इस टॉपिक से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो गई होंगी। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्थायी आय परिकल्पना और जीवन चक्र परिकल्पना, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। साथियों, ये जो चार परिकल्पनाएं हैं, सापेक्ष, निरपेक्ष, स्थायी आय और जीवन चक्र परिकल्पना, साथियों इनसे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना बनी रहती है। तो मैंने आपको दो कल और दो आज और विद ओल्ड क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। बाकी अप्रैल में आप क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से इन्हें और रिवाइज कर लेंगे, मैं करा दूंगा। तो साथियों, आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई भी चीज़ आपके समझ नहीं आ रही है, आपका कोई क्वेश्चन है, वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथियों, जिस भी साथी को क्यूज हल करनी हो, क्यूज में जो जिनको क्यूज करना पसंद है या जिन्हें मेरी क्लास की पीडीएफ चाहिए, वो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ। वहाँ मेरा चैनल आ जाएगा और आप उस चैनल से ऐड हो जाएं। या फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है, वहाँ आप क्लिक करें तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ऐड हो जाएंगी। और वहाँ से आपको मेरी डेली की क्लास और डेली की पीडीएफ और क्यूज, इकोनॉमिक्स के क्यूज जो होती है साथियों, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो साथियों, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, जहां हम आपको पढ़ाएंगे स्थायी आय परिकल्पना और जीवन चक्र परिकल्पना। तो साथियों चलो करते हैं आज की शुरुआत। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी आय परिकल्पना। तो साथियों, सबसे पहले आप इसकी ईयर देख लें, आप इसकी साल देख लें कि कब आई थी या कब प्रतिपादित हुई थी। 1957, 1957 में। साथियों, इसकी ईयर, इसकी जो परिकल्पना जिस साल हुई थी, ये कई बार पूछा गया है। और शायद मुझे जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि 2020 के क्वेश्चन पेपर में यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आया था, उसमें ईयर पूछी गई थी। अगर किसी के पास हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से या फिर मेरे व्हाट्सएप पर या जीमेल पर, जैसे भी हो सके आप मेरे जीमेल कर दें, या कैसे भी क्वेश्चन अगर किसी के पास हो तो मुझे बता दें। तो साथियों, स्थायी आय परिकल्पना का प्रतिपादन जो है मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। इस परिकल्पना के अनुसार किसी परिवार की स्थायी आय उसकी उस वर्ष की चालू आय से प्रभावित नहीं होती है। साथियों, कहने का मतलब यह है कि किसी भी परिवार की एक वर्ष की आय यानी स्थायी आय उस वर्ष की जो चालू आय होती है उससे प्रभावित नहीं होती है। साथियों, कहने का मतलब ये है कि आपको मान लो 10 साल ले लो, तो आप एक मान लो स्थायी आय होगी आपकी, मान लो किसी की 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 1,00,000 है, वो स्थायी आय होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। और वह जो चालू आय होती है उससे उस पर कोई प्रभावित भी नहीं पड़ता। ये बात बताइए मिल्टन फ्रीडमैन ने। बल्कि दीर्घकाल में प्राप्त प्रत्याशित आय से प्रभावित होती है। और कह रहे हैं कि जो प्रत्याशित आय होती है, जैसे प्रत्याशित का मतलब हो गया किसी चीज़ की आशा करना कि ऐसा हो सकता है, तो उस आय से प्रभावित होती है। स्थायी या दीर्घकालीन प्रत्याशित आय मानवीय तथा गैर मानवीय धन दोनों से अर्जित की जाती है। साथियों, स्थायी या दीर्घकालीन प्रत्याशित आय जो होती है वह मानवीय और गैर मानवीय धन दोनों से अर्जित की जाती है। साथियों, इसकी कुछ मान्यताएं हैं, उनको देख लेते हैं हम। नंबर फर्स्ट, सीपी बराबर के इंटू वाई पी, अर्थात स्थायी उपभोग। साथियों, सीपी का मतलब होता है कंजप्शन, कंजम्पशन, उपभोग। और ये जो
पी है ये डोनेट करती है परमानेंट, मतलब स्थायी उपभोग। स्थायी आय, यहाँ जो वाई डिनोट कर रही है वो वाई का मतलब है आय, और इसके नीचे जो पी लगी हुई है इसका मतलब है परमानेंट। तो स्थायी उपभोग और स्थायी आय ये दोनों क्या होते हैं? स्थायी उपभोग स्थायी आय के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है, जहाँ के स्थायी उपभोग औसत प्रवृत्ति है। साथ ही बात करेंगे अगले मान्यता की, वाई एम बराबर वाई पी प्लस वाई टी। साथियों अर्थात मापित आय, ये मेजरमेंट आय है जिसको हम माप सकते हैं। ये परमानेंट आय है और ये टेम्पोरेरी आय है। वाई टी टेम्पोरेरी आय, अस्थायी आय। तो अर्थात मापित आय स्थायी आय व अस्थायी आय का योग होता है। तो साथियों अगली मान्यता देखेंगे हम कि क्या है। R1 Y2 YP बराबर 0, अर्थात स्थायी आय। साथियों ये स्थायी आय हो गई, ये टेम्पोरेरी आय हो गई। टेम्पोरेरी, परमानेंट और टेम्पोरेरी। परमानेंट का मतलब स्थायी, टेम्पोरेरी का मतलब अस्थायी। स्थायी आय और अस्थायी आय के बीच सहसंबंध गुणांक 0 होता है। साथियों ऐसे बात करेंगे, कंजप्शन, टेम्पोरेरी कंजप्शन, परमानेंट कंजप्शन, यानी कि स्थायी उपभोग और अस्थायी उपभोग के बीच भी सहसंबंध गुणांक क्या होता है? 0 होता है। साथ ही बात करेंगे परमानेंट इनकम, टेम्पोरेरी इनकम और टेम्पोरेरी कंजप्शन, अस्थायी आय और अस्थायी उपभोग के बीच भी गुणांक 0 होता है, सहसंबंध गुणांक 0 होता है। साथियों मापित आय वाई एम से डिनोट करते हैं, स्थायी आय वाई पी से डिनोट करते हैं, अस्थायी आय वाई टी से डिनोट करते हैं। साथ ही यहाँ जो एम है इसका मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब मापने योग। पी का मतलब होता है परमानेंट, परमानेंट स्थायी आय। टी का मतलब होता है टेम्पोरेरी, अस्थायी आय। साथियों बात करेंगे आगे, साथियों ये जो इसने बताया था कि मापित आय, स्थायी आय और अस्थायी आय, इनका एक संबंध इन्होंने निकाला था यहाँ, बाई एम बराबर बाई पी प्लस बाई टी। अर्थात मापित आय स्थायी आय व अस्थायी आय का योग होती है। मापित आय जो होती है, मान लो जो माय हो रही आपकी मापित जो आय है वो स्थायी आय व अस्थायी आय का क्या होती है? योग होती है। साथियों ये मापित आय हो गई, ये परमानेंट आय हो गई, ये टेम्पोरेरी आय हो गई। तो ये दोनों क्या होते हैं? अस्थायी और स्थायी आय क्या होते हैं? यही मापित आय कहलाती है। साथियों मापित व अस्थायी आय परिवर्तनीय है, जबकि स्थायी आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए फ्रीडमैन ने उपभोग का निर्धारण स्थायी आय के द्वारा किया है। साथियों सिंपल सी बात है कि जो परमानेंट आय होती है ये कभी चेंज नहीं होती है, जबकि जो टेम्पोरेरी आय है ये चेंज हो जाती है, और जब ये चेंज होगी तो बाई एम खुद चेंज हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बात करेंगे इसी प्रकार फ्रीडमैन उपभोग का भी विभाजन 3 भागों में करता है। साथियों जिस प्रकार आय का विभाजन फ्रीडमैन ने 3 प्रकार से किया है, उसी प्रकार फ्रीडमैन ने उपभोग जो है उसका भी 3 भागों में विभाजन किया है। साथियों नंबर 1 मापित उपभोग, मेजरमेंट कंजप्शन। नंबर 2 स्थायी उपभोग। साथियों यहाँ CM की जगह आप यहाँ गलत टाइपिंग हुई है। CM की जगह साथियों आप CP कर लें, क्योंकि ये स्थायी उपभोग है, परमानेंट उपभोग है। ये टेम्पोरेरी उपभोग है, CT टेम्पोरेरी उपभोग। तो साथियों इसे आप सही कर लें, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, CM लिख गया है। साथियों आगे बात करेंगे कि और बताएं कि मापित उपभोग। साथियों इन्होंने बताया कि मापित उपभोग स्थायी व अस्थायी उपभोग का योग होता है। जैसे कि मापित आय स्थायी आय व अस्थायी आय का योग थी, उसी प्रकार जो है उपभोग भी, कंजप्शन भी मापित उपभोग और स्थायी व अस्थायी उपभोग का योग होता है।
साथियों आगे बात करेंगे, फ्रीडमैन ने बताया कि स्थायी उपभोग का निर्धारण अस्थायी आय द्वारा होता है, यानी स्थायी उपभोग अस्थायी आय का फलन होता है। तो साथियों आप ये समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे कि के सीपी और वाईपी के बीच आनुपातिक गुणांक होता है। कैसे गुणांक होता है साथियों? आनुपातिक। इसका मान 0 और 1 के बीच होता है। साथियों दिखाया गया है। साथियों तो मैं आशा करता हूं कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अब आप बात करेंगे आगे कि कौन कौन से वर्ष कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों बात करेंगे 2017 की स्थायी आय परिकल्पना। स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार धनात्मक सहसंबंध होते हैं। तो साथियों स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार धनात्मक संबंध जो होते हैं वो स्थायी आय और स्थायी उपभोग के बीच होते हैं। साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थायी आय परिकल्पना की मान्यता नहीं है? साथियों अस्थायी आय धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। स्थायी आय मानवीय और गैर मानवीय संपत्तियों पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। अस्थायी उपभोग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति और उपभोग करने की सीमांत प्रवृत्ति से अधिक होती नहीं साथियों, ये अधिक नहीं होगी, या तो उसके बराबर होगी या कम होगी। तो साथियों आपका क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 2015 में क्वेश्चन आया था कि स्थायी आय परिकल्पना, सुमेलित वाले क्वेश्चन में था ये, वहां से मैंने क्वेश्चन लिया है। स्थायी आय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों फ्रीडमैन ने। 2014 में भी सेम क्वेश्चन आया था, और 2014 में एक क्वेश्चन और आया था, उसमें इसकी ईयर पूछी थी 1957। तो साथियों आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आगे बात करेंगे हम 2013 के क्वेश्चन और देख लेते हैं। स्थायी आय परिकल्पना अनुप्रस्थ काट और समय सारणी आंकड़ों के अनुरूप होती है, क्योंकि उच्च आय वर्गीय परिवार बचतकर्ता होते हैं, क्योंकि उनकी चालू आय में धनात्मक क्षणिक संघटक शामिल होता है। साथियों बिल्कुल सही बात है कि उच्च आय वर्गीय परिवार जो होते हैं बचतकर्ता होते हैं, क्योंकि उनकी चालू आय में धनात्मक क्षणिक संघटक पाए जाते हैं। ये देख लेते हैं साथियों कैसे कैसे गलत है। उच्च आय परिवार बचतकर्ता होते हैं क्योंकि उनकी चालू आय में ऋणात्मक क्षणिक होता है। साथियों धनात्मक क्षणिक होता है, न कि ऋणात्मक क्षणिक होता है। नंबर 3 बात करेंगे निम्न आय वर्गीय परिवार बचतकर्ता होते हैं। तो साथियों कभी भी निम्न आय परिवार जो होते हैं बचतकर्ता नहीं होते हैं, ये तो गलत हो गया। वैसे ही निम्न आय वर्गीय परिवार बचतकर्ता होते हैं, साथियों ये भी गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। साथियों आगे बात करेंगे 2012 में क्वेश्चन आया था स्थायी आय परिकल्पना, ये सुमेलित क्वेश्चन था और इसका सही आंसर आपको पता ही है, फ्रीडमैन। आगे बात करेंगे साथियों जीवन चक्र परिकल्पना की। साथियों सबसे पहले इसके ईयर की बात करेंगे। 1963 में ये परिकल्पना आई थी, और 2 अर्थशास्त्री थे, एंडो और मोडिग्लियानी। ये परिकल्पना इन दोनों ने दी थी। इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने इस परिकल्पना का जो है प्रतिपादन किया था। इस परिकल्पना के अनुसार उपभोग किसी उपभोक्ता के पूरे जीवन की प्रत्याशित आय का फलन है। कहने का मतलब ये है कि जो उपभोग होता है वह एक उपभोक्ता की पूरे जीवन की प्रत्याशित आय का फलन होता है। जीवन के प्रारंभिक एवं अंतिम समय की तुलना में उपभोक्ता की आय में संशोधन मध्यम अधिक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति होता है उसकी आय में परिवर्तन स्टार्टिंग में कम होगा और जीवन के लास्ट में कम होगा, लेकिन जो बीच का काल होता है उसमें अधिक होता है। उपभोक्ता का उपभोग स्तर अपने पूर्व जीवन काल में लगभग स्थिर अथवा क्रमशः बढ़ता हुआ होता है। जीवन चक्र परिकल्पना अल्पकालिक आनुपातिक और दीर्घकालिक आनुपातिक उपभोग फलनों का सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती है। आनुपातिक उपभोग फलनों से तात्पर्य है कि जब आय बढ़ती है तो एपीसी औसत उपभोग प्रवृत्ति गिरती है। साथियों और आगे समझने की कोशिश करेंगे। किसी व्यक्ति की औसत आय उसके जीवन के आरंभिक वर्षों में अपेक्षाकृत कम होती है। साथियों जब स्टार्टिंग होती है किसी के जीवन की, तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में व्यक्ति कुछ भी नहीं कमाता, लेकिन उपभोग करता है, और जीवन के अंतिम दिनों में उसकी औसत आय कम होती है, और यही कंडीशन उसकी लास्ट में होती है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तब भी यही कंडीशन होती है, और जब वो छोटा होता है तब भी यही कंडीशन होती है। इसका कारण यह है कि उपभोक्ता के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में परिसंपत्तियां बहुत कम होती हैं और जीवन के अंतिम वर्षों में श्रम आय कम होती है। साथियों क्या होता है कि जीवन के जब आरंभिक वर्ष होते हैं तो
उपभोक्ता के पास परिसंपत्तियां कम होती हैं। भाई जीवन के अंतिम दिनों में उसके पास श्रम आय कम होती है, लेकिन उसके जीवन के मध्यकाल में उसकी परिसंपत्तियों से आय भी और श्रम आय भी अधिक होती है। जबकि साथियों यहाँ बताया है कि जो जीवन का मध्यकाल होता है, जिसे हम जवानी बोलते हैं, उसमें जो है आय भी और श्रम आय भी दोनों अधिक होते हैं। परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति का उपभोग स्तर समस्त जीवन पर्यंत लगभग स्थिर अथवा बढ़ता हुआ रहता है। तो साथियों इसकी कुछ मान्यताएं उसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। उपभोक्ता के जीवन काल में कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथियों इसकी क्या मानता है कि उपभोक्ता के जीवन काल में कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो कीमत पहले थी वही कीमत लास्ट तक रहेगी। नंबर 2, ब्याज की दर स्थिर रहती है। साथियों ब्याज की दर स्थिर रहेगी, क्योंकि अगर उपभोक्ता के जीवन काल में अगर कीमत में परिवर्तन हुआ तो ये नियम काम नहीं करेगा, और अगर ब्याज की दर स्थिर नहीं होगी तब भी ये नियम काम नहीं करेगा। नंबर 3 देखते हैं साथियों, उपभोक्ता को विरासत में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति होता है उसे विरासत में अपने बाप से, दादा से, दादी से, जिनसे भी जो है परिसंपत्तियां मिलती हैं, उनसे कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं होती है। उसकी परिसंपत्ति उसकी अपनी वस्तु का परिणाम होती है, और उसके पास जो भी परिसंपत्तियां होती हैं वह खुद बचत करता है, किसी से उसे मिलती नहीं है। साथियों आगे बात करेंगे कि इस टॉपिक से किस किस वर्ष कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों 2019 में क्वेश्चन आया था कि जीवन चक्र परिकल्पना किसने दी। तो साथियों जीवन चक्र परिकल्पना मोदिग्लियानी दी थी, एंडो तथा मोदिग्लियानी ने। कहीं एंडो, मोदिग्लियानी का नाम आपको जरूर मिलेगा, उसके साथ एंडो गिलियानी का भी नाम, क्योंकि ये दो अलग अलग अर्थशास्त्री थे। इन दोनों ने इस जो है परिकल्पना की थी। आगे बात करेंगे 2014 में आए क्वेश्चनों की। तो साथियों इसकी ईयर पूछी गई थी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जीवन चक्र परिकल्पना 1963 में आई थी। साथियों आगे बात करेंगे 2012 में आए क्वेश्चनों की। जीवन चक्र परिकल्पना ये सुमेलित वाला क्वेश्चन था। साथियों सुमेलित वाले में से ये चारों ही एक जगह रख देता है कभी कभी, तो आप इसकी ईयर और इसके नाम जिसने परिकल्पना दी है बहुत मैंडेटरी याद रखें, बहुत अच्छे से याद करें। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, अगर इस क्लास को देखने के बाद अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटेगा नहीं। साथियों 2011 में एक क्वेश्चन आया था, जीवन चक्र परिकल्पना किसने दी थी। ये सेम क्वेश्चन था साथियों, एंडो और मोदिग्लियानी। इससे आगे जाके कुछ नहीं पूछता है एग्जामिनर। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है और इससे आपको वाकई कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मेरी क्लास को शेयर करें अपने साथियों के साथ। साथियों मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों के पास साधन नहीं है और जो गांव में रहते हैं वो मेरी क्लास का फ़ायदा उठाएं। और साथियों मैं इस क्लास में केवल वही टॉपिक शामिल कर रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों आपको पता चल जाएगा जब एग्ज़ाम देंगे आप कि मैंने क्या पढ़ाया था और कितना अच्छा पढ़ाया था। मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे तो आप खुद कहेंगे कि भैया जी आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे कराए थे, सर आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे कराए थे। तो साथियों चलिए कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। और कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक भैया जी हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर हम जीएसटी पढ़ाएंगे कल, और जीएसटी को मैं फुल एक्सप्लेन करूँगा। तो साथियों कल तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।